हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज पुलकी शर्मा। सैटरडे को हमने कॉलम्स लॉ के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। उस पर कुछ न्यूमेरिकल करे थे, तो होपफुली आपको वो न्यूमेरिकल समझ आए होंगे, आपके कुछ कॉन्सेप्ट भी निकले होंगे और आपका सारा थ्योरी पोर्शन भी कवर होगा। अब कॉलम्स लॉ पे हम उसके पार्ट बोल सकते हैं या उसकी एप्लीकेशंस बोल सकते हैं या उसका कुछ यूज बोल सकते हैं। तो हम यूज बोलेंगे तो ज़्यादा सही बेटर रहेगा। उससे तो हम बोलेंगे कि कॉलम्स लॉ का यूज कहाँ होता है। तो याद रखना कि जहां जहां पॉइंट चार्ज की बात करेंगे वहां वहां कॉलम्स लॉ हम यूज करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक रहेगा सुपरपोजिशन। या रहेगा, ये हमारे टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, जिसका नाम लिखेंगे हम सुपरपोजिशन। या अगला जो हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे करना है, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, या तो उसकी सरफेस पे कर सकते हैं या उसके एरिया पे कर सकते हैं या उसके वॉल्यूम पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन होता क्या है? सुपरपोजिशन ये उसको बोलते हैं जो मानो कि एक पॉइंट चार्ज लिया। अब पॉइंट चार्ज की बात आते ही कॉलम्स लॉ को बीच में यूज करना स्टार्ट कर देना है। तो जैसे ही हमने एक पॉइंट चार्ज लिया, उस पे आसपास जो चार्ज पड़े हैं, मतलब वो चार्ज 2 या 2 से अधिक होने चाहिए, मतलब 2 या 2 से मोर होने चाहिए। तो वो चार्ज उस पे क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। मतलब आप समझो ना कि जैसे मैंने बोला कि ये चार्ज है, ये चार्ज इस पे इंटरेक्ट करेगा। ये तीसरा चार्ज रख दिया मैंने -q, ये इसको क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, मतलब इसको अट्रैक्ट करेगा या इसको खींचेगा। ठीक है। अब मैंने बोला एक चौथा चार्ज रख दिया Q, जो इसकी रेंज में है, वो इन सभी को क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। मतलब चार्ज को क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, मतलब चार्ज को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट या रिपेल करता है। वो 2 या 2 से हो, उसके लिए हम एक रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करते हैं, और जिसका अलग अलग चार्ज का रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, उसका एडिशन क्या आएगा, हमारा सुपरपोजिशन की कंडीशन आएगी। वापिस समझो कि जैसे हमने एक पॉइंट चार्ज लिया, मानो ये पॉइंट चार्ज लिया, इस पॉइंट चार्ज के पास ये पॉइंट चार्ज पड़ा है, तो इसके कारण इस पे लगने वाला फोर्स, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज पड़ा है, इस पे लगने वाला फोर्स, तो हम क्या बोलते हैं कि हम एक रिजल्टेंट फोर्स लेते हैं जो आसपास के पॉइंट चार्ज पड़े होते हैं, उसके कारण जो फोर्स लगता है वो क्या रहता है, उनका जो वेक्टर सम होता है वो क्या होता है, सुपरपोजिशन। अब एक चीज समझो जी, हमारे यूनिवर्स में हर चीज जिसका पास मैटर है वो आपस में क्या करते हैं, या अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। अब मैंने बोला कि वैसे ही हम चार्ज की बात करेंगे, तो चार्ज की बारे में क्या बोलेंगे कि अगर एक चार्ज, पॉइंट चार्ज, या उसको हम बोलते हैं जिसपे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस पॉइंट को रख दिया और उसके पास अलग चार्जेस पड़े हैं, तो वो चार्जेस उस पे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या उसको रिपेल करेंगे। अगर अट्रैक्ट करेंगे तो भी फोर्स लगेगा, रिपेल करेंगे तो भी फोर्स लगेगा। और अट्रैक्शन और रिपल्शन के जो फोर्स होते हैं उसका वेक्टर सम जो होगा वो क्या होगा, वेक्टर सम क्या होगा, उसका सुपरपोजिशन की कंडीशन होगी। वापिस समझते हैं व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरएक्टिंग, टू टोटल फोर्स, मतलब सभी फोर्स के लिए वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और एक गिवन चार्ज का जो वेक्टर सम है वो ऑफ द फोर्सेस, वेक्टर सम किसका, फोर्सेस का वेक्टर सम क्या कहलाता है, अदर चार्ज के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन क्या कहलाती है, सुपरपोजिशन के रिस्पेक्ट में कहलाती है। अब एक चीज समझना, ये ऐसे समझ नहीं आएगा, इसको हम डायग्राम से समझेंगे। इसका एक रिजल्टेंट जो निकालेंगे, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसके बराबर जो वैल्यू आएगी, मतलब व्हाट इज F1 इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। F12 क्या है, फर्स्ट का सेकंड, मतलब सेकंड के द्वारा फर्स्ट पे लगाया गया। ऑन और बाय वाला याद करवाया था ना, थर्ड का फर्स्ट पे लगाया गया। तो फर्स्ट इज व्हाट, फर्स्ट एक ऐसा पॉइंट चार्ज है जिसपे दूसरा बंदा और तीसरा बंदा क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। और हमने ये कहां तक डिफाइन किया, कहां तक किया, इसको n तक लेंगे तो क्या करेंगे कि n चार्ज तक हम बात करेंगे। और मैंने क्या बोला, एक बहुत अच्छा वर्ड बोला, उस वर्ड का नाम क्या लिया, वेक्टर सम। और वेक्टर सम की हम कंडीशन पढ़ के आए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r² r12 कैप। ये हमने बोला था, स्केलर के बीच में था, अगर इसको मैंने वेक्टर बनाया तो r/r, तो ये क्या बन गया था, इसका r³ बन गया था मोड में। अब ये क्वांटिटी किस में आ गई, अब ये आ गई वेक्टर की क्वांटिटी में आ गई। बात समझ आ रही है, वेक्टर में हम कैसे चेंज करते थे, उसकी डायरेक्शन को शो करते थे। इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ही पढ़ के आए वेक्टर की क्वांटिटी।
वो भी आपको मैंने बताई थी। ठीक है जी, इसको इरेज कर सकता हूं। अगर वापस पढ़ना चाह रहे हो, द नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरएक्टिंग द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। आप इतना समझो कि उसका वेक्टर सम करना है विद रिस्पेक्ट टू द ऑल फोर्सेस। समझ आ गई बात? तो आज हम इसके बीच में एक पॉइंट पढ़ेंगे, उस पॉइंट का नाम है सुपरपोजिशन। इसको इरेज कर रहा हूं, उतारना चाह रहे हो उतार लेना जी। ठीक है, ठीक है जी। आओ देखो, अब मैंने बोला ये एक सिस्टम है जी, इसको मैं यहाँ पे रेड लाइन लगाता हूं ताकि आपको डिफरेंस रहे जी। ठीक है, अब इस पे मैंने बोला कि दो चार्जेस हैं इस टाइप से। ठीक है जी, अब ये बोला जी, और इसका रिजल्टेंट चार्ज है जो वो है Q1। ठीक है, अब मैंने बोला Q1 से, इसको ऐसे लिख दो जी, थोड़ा सा टेढ़ा करो जिसको। ठीक है, Q1 से ये माना मैंने Q2 है और ये मैंने माना Q3 है। ठीक है जी, अब इस पे जो ये इस टाइप से और ठीक है जी, और ये क्या आएगा इस टाइप से। अब ये चार्ज कौन सा हो गया? Q1। अब देखो जी, हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, इसकी डिस्टेंस कितनी मानते थे हम? R1। इसकी कितनी मानते थे? R3। इसकी कितनी मानते थे? R2। समझ आई बात? समझ आई बात? इसको R3 यहां लिख दो उसके। ठीक है, या इसको लिख दो R13, इसको लिख दो R12। ठीक है जी, ऐसे लिख दो ताकि आपको पता लग जाए कि फर्स्ट के सेकंड के रिस्पेक्ट में जो फोर्स लग रहा है, थर्ड का इसके रिस्पेक्ट में जो इसकी डिस्टेंस है। समझ आ गई बात? अब देखो जी, Q1 चार्ज R1 के लिए फोर्स की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हम क्या लिखेंगे? वो लिखेंगे हम F1। मतलब फोर्स कितना लग रहा है? F1। समझ आई बात? तो फोर्स पहले वाले पे क्या लग रहा है? F1 लग रहा है। अब इसके लिए हम क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ F12, फोर्स ऑफ F13। समझ आई? थर्ड का फर्स्ट का थर्ड के कारण फोर्स और फर्स्ट का सेकंड के कारण फोर्स। मतलब फर्स्ट पे फोर्स लग रहा है सेकंड के द्वारा और फर्स्ट पे फोर्स लग रहा है थर्ड के द्वारा। ऑन बाय वाला आपको मैंने परसों डिस्कशन में बताया था, परसों मतलब फ्राइडे को मैंने आपको बताया था। वापस चेक करते हैं, वापस चेक करते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं जी, है ना, इसको मैं इरेज कर रहा हूं ताकि आपको बीच में। ठीक है जी, अब मैंने क्या बोला, इसको मैं ऐसे इरेज कर रहा हूं, वापस बना दूंगा इसको। इसको मैंने क्या बोला, इस पे फोर्स लग रहा है F12। ठीक है जी, अब आपने पढ़ा था इसका वेक्टर सम करना है, तो वेक्टर सम करने के लिए मैंने क्या बोला था आपको कि इसका रिजल्टेंट फोर्स जो लेना है, वो इस पे रिजल्टेंट फोर्स हमें दिख रहा है, वो क्या है? F1। तो आप क्या करोगे? F12, F13 डैश F1n। व्हाट इज द F1n? दिस इज द रिजल्टेंट एंड लास्ट फोर्स। ठीक है, F1 क्या है? रिजल्टेंट बात करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स की बात करेंगे। F12 क्या है? फर्स्ट सेकंड पे, फर्स्ट थर्ड पे, ऐसे डैश कहां तक? n तक। n तक तो लिख नहीं सकते, तो हमने 1n तक लिख दिया। तो F1 इज व्हाट? F1 इज रिजल्टेंट फोर्स। F1 इज व्हाट? रिजल्टेंट फोर्स। समझ आई बात? अच्छा जी, आओ जी डेरिवेशन करते हैं, इसका डेरिवेशन चेक करते हैं। फर्स्ट लिखेंगे हम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? कॉलम्स लॉ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। कॉलम्स लॉ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? कॉलम्स लॉ के अकॉर्डिंग बोलेंगे कि F12, समझ आई बात? F12 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समझ आई बात? इसको ये आप स्केलर क्वांटिटी की फॉर्म में, अब इसको वेक्टर क्वांटिटी में चेंज करेंगे, के Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे? R12 का कैप, यूनिट वेक्टर में लिख देंगे। ठीक है, अब आगे कैसे सोल्व करते हैं? के Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, R12 वेक्टर अपॉन R12, ये हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। इसके बाद क्या करते हैं? के Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर, होल क्यूब, स्क्वायर नहीं होल क्यूब, क्योंकि ये क्या है? ये दोनों जुड़ जाएंगे और इसकी पावर जुड़ जाएंगी। R12 का कैप, ये किसकी वैल्यू आ गई? F12 का वैल्यू आ गया, F12 का वैल्यू आ गया। ठीक है जी, फोर्स ऑफ फर्स्ट बाय 2। ठीक है, फर्स्ट ऑन बाय
2, मतलब पहले पे सेकंड के द्वारा लगाया गया फोर्स। ये तो किसके आ गया, F12 का आ गया। अगर आपने F13 का निकालना है तो कैसे निकालोगे, F13 इक्वल्स टू K Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर। मैंने सीधा कर दिया जी, है ना। तो R13 का क्या है, F13 क्या आएगा, K Q1 Q3 R13 का होल क्यूब R13 का वेक्टर। दिस इज द फॉर्म ऑफ फोर्स इन 1 and 3। समझ आई बात जी, समझ आई बात। तो पहले और तीसरे के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना आएगा, K Q1 Q3 R13 का होल स्क्वायर। अब मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक तो नहीं बोल सकते, आपको मैं बात समझा देता हूं जी। जब चार्जेस के लिए पॉजिटिव एक जैसे चार्ज की बात करते हैं तो हम इसको इसकी फॉर्म में ले लेते हैं, और अगर ऑपोजिट चार्ज की बात करते हैं तो यहाँ 1 3 और 3 1 ले लेते हैं। वो मैंने आपको बताया था कि एक्शन रिएक्शन की बात कर लेते हैं, उसको चलो आप छोड़ दो। एक चीज ध्यान रखना जी, जिस फोर्स के बीच में इंटरेक्ट होता है उसी फोर्स को हम यहाँ लिखते हैं। ये बात मैंने आपको पहले समझाई थी कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज लिया था Q1 और Q3 Q7, तो Q7 के लिए क्या बोलोगे 17 आ जाएगा, Q8 के लिए क्या बोलोगे 18 आ जाएगा। तो इस टाइप में आप क्या करोगे, इसकी फॉर्म बनाओगे। तो मतलब जिसके साथ उसका अगर F18 है तो चार्ज Q1 और Q8 होगा, चार्ज Q1 और Q8 होगा। इसी टाइप से 13 आएगा तो Q1 Q3 आएगा, R13 डिस्टेंस होगी, इसमें डिस्टेंस क्या होगी R18 होगी, इसमें क्या होगी R17 होगी। तो ये आपको सिस्टम एक तरह का याद रखना है, ताकि आपको, ये एक्चुअली ट्रिक नहीं होती, ये एक कॉन्सेप्ट होता है जो आप समझ सको। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आप समझ सको। तो हमने क्या बोला, इसका जो रिजल्टेंट है वो कितना है, F1 है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस R12 और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस R13, और इस पे लगने वाला फोर्स F12, इस पे लगने वाला फोर्स F13। ये बात बिल्कुल क्लियर है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है R1, ठीक है जी, R1, इसलिए हम R12 लिया और R13 लिया। अगर R डिस्टेंस होती तो R2 ले लेते, या नोट होती तो R02 ले लेते। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी सहूलियत के लिए लिखा है, क्योंकि Q1 अगर Q नोट होता तो यहाँ R02 लिखते, R03 लिखते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको एक मिनट देता हूँ, आप उतारो इसको जी। उतार लिया होगा जी, हाँ, इरेज कर रहा हूं जिसको, ठीक है जी। अब देखो जी, इसको मैं इरेज इसलिए कर रहा, चलो मैं कर देता हूं, आपको मैं लिखवाना है अभी। अब इनका वेक्टर सम करना है, तो वेक्टर सम करने के लिए आप क्या करोगे, वेक्टर सम करने के लिए क्या करोगे, F1 क्यों लिख रहा है, F1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये इसका क्या है, रिजल्टेंट है, F12 F13 डैश 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 F1n तक, ठीक है जी, समझ आ गई। अच्छा, इसका वैल्यू क्या था, K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, समझ आई बात, और R12 वेक्टर, ठीक है जी, K Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर, R13 वेक्टर, डैश 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 कहां तक, K Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर, R11 वेक्टर, ठीक है। कॉमन क्या आ रहा है, K Q1 कॉमन आ रहा है, ले लो जी बार। अच्छा, Q2 R12 अपॉन R12 का स्क्वायर, K कॉमन ले लिया, Q1 कॉमन ले लिया, Q3 R13 का वेक्टर, R13 का स्क्वायर, डैश 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 कहां तक, K कॉमन ले लिया, Qn R1n का स्क्वायर, R1n का वेक्टर, ठीक है जी, ये यहां तक ले लिया। अब अगर आपको आगे वेक्टर फॉर्म में बोला गया है तो आपको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, K Q1 ओके, Q2 ठीक है, R12 वेक्टर मोड में R12 का होल क्यूब, ठीक है, Q3 R13 का वेक्टर, R13 का होल क्यूब, डैश 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 Qn R1n का क्यूब मोड में, अगर मैं ब्रैकेट में लिखता हूं तो मोड में लिख लेना जी आप ना, R1n का वेक्टर। अब ये हमने क्या लिखा दिया, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा दिया। अगर आप इसको आगे भी चेंज करना चाहते हो तो R12 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, R12 की वैल्यू हम लिखेंगे R1 माइनस R2, जो मैंने आपको सैटरडे वाली क्लास में बताया भी था कि इसको अगर
ये फॉर्म में है, ये R1 की फॉर्म में है, ये R2 की फॉर्म में है और ये R12 की फॉर्म में है। तो अगर हम इसको ऐसे लेंगे R1 प्लस R12 तो क्या आएगा R1 माइनस R2। तो ये आपको मैंने उस दिन बताया भी था। तो अगर इस फॉर्म में लेना है तो इस फॉर्म में भी ले सकते हो, इस फॉर्म में लेना है तो R12 को हमने क्या लिखा था, R1 माइनस R2, R1 माइनस R3। चलो वो आप छोड़ो, एक बार यहाँ तक लिखो, ये आसान चीज है। आपको इसमें क्या आ गई, ये किसकी फॉर्म आ गई, इसकी वेक्टर फॉर्म आ गई। ठीक है जी, इसकी क्या आ गई, वेक्टर फॉर्म आ गई। तो वेक्टर फॉर्म एंड सुपरपोजिशन समझ आ गई। वापस बोल देता हूँ, वापस डायग्राम बना देता हूँ। वो डायग्राम क्या है, वो डायग्राम ये है कि अगर ये चार्ज है, इसका रिजल्टेंट मान लो ये मानते हैं, तो मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, कुछ भी मान सकती हो। तो आपने बोला ये Q2 है, ये Q1 है और ये Q3 है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इस पे जो चार्ज लग रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों के कारण फोर्स और इन दोनों के कारण जो फोर्स लगेगा, उसका जो डिफरेंस आएगा, मतलब उसका जो वेक्टर सम आएगा, वो क्या कहलाएगा, उसका सुपरपोजिशन कहलाएगा। ठीक है जी, उतारना है इसको, जल्दी उतारो जी, 1 मिनट का समय आपके पास। इरेज कर रहा हूं जिसको ना, हाँ जी। अगला जो हमारा अब टॉपिक है वो क्या है, कॉन्टिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, वो चीज क्या है, जैसे हमने फोर्स के लिए फाइंड किया है, वैसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज लेके, मतलब अगर इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर फील्ड की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट चार्जेस, अगर उसकी बात करेंगे तो वो भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या ऐड किया है, इसमें देखो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए हम क्या, इसमें क्या ऐड किया हमने, फोर्सेस ऐड किए हैं। हमने इसमें क्या ऐड किया, फोर्सेस ऐड किए हैं, बट उसमें क्या ऐड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। E बराबर में आपने F बराबर में क्या पढ़ा है, QE पढ़ा है, तो E बराबर में F अपॉन Q, मतलब आप F की वैल्यू निकाल के E से निकाल लोगे। तो वो टॉपिक आपको इसके बाद करवाऊंगा, पहले आपको कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करवाता हूँ। ठीक है, उसका मतलब इसके बाद, मतलब अगर कल करवा देंगे, मतलब पहले कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है। हाँ, उसके लिए हम बोलेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का DS लिख दिया। ठीक है, अब देखो जी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि मैंने किसी बॉडी को लिया और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरीका होता है जी, आपने किसी भी बॉडी को लिया, जैसे आपने किसी एक इसको लिया, मान लो आपने इसको लिया, आपने इसको लेके आपने क्या किया, इसके अंदर एक रॉड डाल दी, मतलब उसको इतना छेद कर दिया और इसके अंदर चार्ज छोड़ दिए, और आपने क्या देखा, आपने इसके हॉल के अंदर कुछ कंडक्टर लगाया और इसको कनेक्ट नहीं किया, मतलब उस हॉल के अंदर है, उसके आसपास सरफेस पे कनेक्ट नहीं किया, तो आप क्या देख रहे हो कि आपको चार्ज मिल ही नहीं रहा। कैसे, चार्ज कैसे नहीं मिल रहा, चार्ज ऐसे नहीं मिल रहा कि आपने जो चार्ज दिया था वो चार्ज इसके कहां पर आ गया, इसकी सरफेस पर आ गया, मतलब इसके बाहर आ गया, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अगर मैंने बोला मैंने चार्ज अगर इस सरफेस को दिया तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर मैंने बोला इसको मैंने चार्ज दिया, अगर मैंने किसी सिस्टम को चार्ज दिया तो वो चार्ज क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे नहीं है कि ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर डिस्टेंस में फर्क आ गया तो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। अगर रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे तो रनिंग करना स्टार्ट कर देंगे, और रनिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो कंडक्टर का काम करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि होता है। तो चार्ज अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो चार्ज वो भी क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। कहां पर, उसकी सरफेस के ऊपर। कहां पर, उसकी सरफेस के ऊपर। कहां पर, उसकी सरफेस के ऊपर। ठीक है जी,
समझ आ गई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। अब आप बात देखो, इसमें हमने 3 कंडीशन बनाई। एक तो हमने बनाया लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दूसरा हमने एक तो लाइन हो गया, एक मान लिया एरिया, एक मान लिया वॉल्यूम। मतलब इन 3 कंडीशन को हमने मेजर करते हुए हमने क्या बोला, 3 टाइम से हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके लिए हमने नोटेशन दिए थे, इसका दिया था लैम्डा, इसका दिया था सिग्मा और इसका दिया था रो। इसको बोलते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं सिग्मा चार्ज डेंसिटी या एरिया चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो नाम पता होना बहुत जरूरी है। इसके बाद इसकी कैलकुलेशन है वो हम बड़े आराम से कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, लाइन चार्ज डेंसिटी। तो आपको मैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद इसको मैं इसका वो डेरिवेशन समझा दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। कल हम इसके न्यूमेरिकल भी देखेंगे या आज देखेंगे, जो भी हम देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चेक करेंगे जी, हम चेक करेंगे कि लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होती है। एक चीज ध्यान रखना जी, लाइन चार्ज डेंसिटी का मतलब या कंटिन्यू चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि इक्वल टाइप में और डिस्टेंस उसकी इक्वल होनी चाहिए ताकि वो चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इक्वल होगा तो हमें कुछ पार्ट चार्ज का निकालना है, जो पार्ट क्या होगा, dq। अगर इसके लिए फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे पास एक रूल है, वो है कूलम्ब्स लॉ। और कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हम हमेशा एक पॉइंट चार्ज लेते हैं जो दूसरे पॉइंट चार्ज पे क्या करता है, रिएक्ट करता है, मतलब उस पे क्या करता है, अट्रैक्ट करता है या उसको रिपेल करता है, या उसको अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है। अब मैंने आपको एक पहली बात बताई थी कि अगर आप पॉइंट चार्ज की बात करोगे, अगर आप किसकी बात करोगे, लाइन चार्ज की बात करोगे, तो नोटेशन क्या आएगा, लैम्डा dq अपॉन dl। dl इज व्हाट, यूनिट पर लेंथ इन चार्ज। कितने चार्ज पर यूनिट पर लेंथ है, तो आप क्या बोलोगे कि सर dq की वैल्यू निकाल लो, वो क्या आ जाएगी, लैम्डा dl। समझ आई बात। यूनिट पर लेंथ की बात करेंगे, dq इक्वल्स टू लैम्डा dl आ जाएगी। कितनी लेंथ से पढ़ा है, r की डिस्टेंस से पढ़ा है। तो इसके लिए हमने फोर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, लाइन चार्ज, इसको इरेज कर रहा हूं जी, लाइन चार्ज की बात कर रहे हो तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे FL। DFL इसलिए बोलेंगे क्योंकि स्मॉल चार्ज, स्मॉल लेंथ और स्मॉल ही फोर्स लगेगा, इसके लिए हम बोलेंगे। अब देखो DFL का मतलब एक इसका तरीका एक ये नहीं है कि इसको DFL इसलिए ले रहे हैं, इसका रीजन ये भी है कि अगर हम छोटे छोटे पार्टिकल को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आएगा, पूरे लाइन चार्ज आ जाएगा। अब आपको मान लो 0 से लेके 4 तक दी है इसकी लेंथ, तो आप क्या करोगे, 0 से 4 तक लेंथ रख दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल चीज है। अच्छा अब क्या बोलेंगे, k q0 dq अपॉन r स्क्वायर। बात समझ आई। स्मॉल चार्ज, पॉइंट चार्ज पे लग रहा है और डिस्टेंस क्या है, r। DFL को क्या बोलेंगे, यहां से dq की वैल्यू रखेंगे, वो क्या आएगी, लैम्डा dl। dk q0 लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर। वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो r कैप लिख दो। DFL k q0 लैम्डा dl r वेक्टर अपॉन r क्यूब। बात समझ आ रही है आपको, हाँ जी। इंटीग्रेट बोथ साइड, DFL इंटीग्रेट बोथ साइड, k q0 लैम्डा dl r वेक्टर अपॉन r क्यूब। बात समझ आ रही है। अच्छा जी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो जो चीजें बाहर निकालनी है निकाल लो। DFL का क्या आ जाएगा, FL आ जाएगा, k बार आ जाएगा, q0 बार आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, लैम्डा dl अपॉन r क्यूब। ठीक है जी, ये r वेक्टर की फॉर्म में। लो जी, आपका फोर्स आ गया इन लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में आपका फॉर्मूला आ गया जी, ये आपका फॉर्मूला आ गया। वापिस समझेंगे
इसमें क्या होता है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में हम वैल्यू निकालते हैं, जिसके लिए हमने नोटेशन क्या लिया हुआ है, लैम्डा लिया हुआ है। सरफेस के लिए हमने क्या लिया हुआ है, सिग्मा लिया हुआ है। हाँ, एक चीज और बता देता हूं, अगर आपसे लाइन चार्ज डेंसिटी की बात करें, लाइन चार्ज डेंसिटी की बात करें तो आपने क्या बोलना है, आपने बोलना है किसी भी पॉइंट चार्ज की लाइन की बात करते हैं तो उसकी सर्कमफेरेंस की बात करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा, dq अपॉन 2 पाई r। अगर कैपिटल R लेंथ लेते हो तो कैपिटल R आ जाएगी, स्मॉल लेते हो तो स्मॉल आ जाएगी। समझ आ गई बात? उतारो जी। इरेज कर रहा हूं जी। अब देखो जी, अगला हम पढ़ेंगे, अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। अब सरफेस की बात करेंगे तो ये क्या है, एक सरफेस मान ली, सरफेस तो पढ़ चुके हैं, आप इसको एरिया लिखो जी, आपको एरिया से याद आएगा, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कुछ एरिया ले लेंगे फिर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसके बीच में कुछ ऐसा एरिया लेंगे, मान लो जिसका चार्ज हमने निकाल लिया dq, कहां से किसके लिए, q नॉट के बीच में, डिस्टेंस क्या रहेगी, r। समझ आ गई बात? अब इसके लिए ध्यान रखा था हमने, इसके लिए हमने बोला था कि इसकी वैल्यू लेंगे सिग्मा dq अपॉन, मेन जो चक्कर आएगा इसमें क्या आएगा, वो क्या आएगा, dA आएगा, क्योंकि एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया के लिए क्या आएगा, सिग्मा dA इज व्हाट, dq। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? अगर इसको बोलेंगे एरिया चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, सिग्मा इज व्हाट, dq अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। वहां क्या लिया था, लैम्डा लिया था, वहां क्या लिया था, लैम्डा लिया था। आओ जी चेक करते हैं जी, फोर्स की वैल्यू निकालनी है, फोर्स dF किसके लिए, किसके लिए, एरिया के लिए निकालनी है। एरिया का लेंगे तो क्या लेंगे, k q नॉट dq अपॉन r स्क्वायर, r वेक्टर की फॉर्म में। अच्छा जी, dF, इसको मैं अभी आगे कंटिन्यू लिखूंगा, आप खुद देख लेना ना, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। dq, dA की वैल्यू क्या है, और सॉरी dq की वैल्यू क्या है, यहाँ से dq की वैल्यू आएगी सिग्मा dA अपॉन r स्क्वायर r कैप। अच्छा, इंटीग्रेट बोथ साइड, dFA क्या आएगा, k q नॉट सिग्मा dA अपॉन r क्यूब का r वेक्टर की फॉर्म में। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे, FA k q नॉट सिग्मा dA r क्यूब का r वेक्टर की फॉर्म में। दिस इज द एरिया चार्ज डेंसिटी। ये इसका क्या आ जाएगा, आपका जो भी है डेरिवेशन वो आ जाएगा। ठीक है जी, उतारो जी, 1 मिनट का समय आपके पास। स्फीयर की बात कर रहे हैं ना, इसलिए हम 4 पाई r स्क्वायर की बात करते हैं उसकी एरिया की। ठीक है जी, उतारो जी, उतारो जल्दी। इरेज कर दूं, इरेज कर रहा हूं उसको ना। अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो कोई सिस्टम ले लिया वॉल्यूम के लिए, उसके लिए कोई चार्ज निकाल लिया dq, q नॉट चार्ज के लिए, r के लिए कर लेंगे। समझा देता हूँ। रो इक्वल्स टू क्या आएगा, dq अपॉन dv, ये क्या आएगा, वॉल्यूम
चार्ज डेंसिटी। समझ आ गई बात। आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए रो इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, डी क्यू अपॉन 4/3 पाई आर की क्यू, स्मॉल लिया ना 4 पाई आर क्यू, इसको आर प्रॉपर लिखो जी, ठीक है जी। अब इसकी बात कैसे करेंगे, इसकी बात कैसे करेंगे, रो इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, सिग्मा डीवी किसके बराबर आ जाएगा, इसको अलग से लिख देता हूँ, सिग्मा डीवी सॉरी रो डीवी किसके बराबर आ जाएगा, डी क्यू के बराबर आ जाएगा। अब देखो, अब किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा, एफ डी एफ वी क्या आएगा, के क्यू नॉट इज पॉइंट चार्ज एंड डी क्यू अगेन आर स्क्वायर, आर इन द यूनिट वेक्टर। वापिस इसको क्या करेंगे, इसको आप लिखना, मैं नहीं लिख रहा इसको, के क्यू नॉट डी क्यू इज व्हाट, रो dv अपॉन आर स्क्वायर, आर का वेक्टर फॉर्म सॉरी यूनिट फॉर्म। इसको इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड की तरफ से तो क्या आ जाएगा, एफ बी आ जाएगा, के क्यू नॉट रो dv इंटीग्रेट आर स्क्वायर, आर का क्यूब कर देता हूँ सीधा, आर की वेक्टर फॉर्म, के क्यू नॉट रो dv अपॉन आर क्यूब, अच्छा इन आर, दिस इज द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपको तीनों बता दिए, फर्स्ट था हमारा एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट था हमारा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सेकंड था एरिया एंड थर्ड था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले आपको सुपरपोजिशन बता दिया, तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और समझ आया होगा तो आपने इसके कॉन्सेप्ट समझे होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि ये आप शेयर भी करवाओगे और अच्छे से समझोगे भी। अगर आपको लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम आता है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, और अभी टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अभी आपको जो भी प्रॉब्लम आता है चार्ज में, यूनिट चार्ज में, कहीं भी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे करना है, किस चीज़ को रिपल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होता कैसे है, तो ये चीज़ें आप पूछ सकते हो, ठीक है जी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क सैनिटाइजर का यूज़ करें, बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से लॉकडाउन के अंदर पढ़ाई करें। अभी एग्ज़ाम्स या अभी स्कूल्स का कुछ संभावना है नहीं, क्योंकि अभी कुछ ऑर्डर नहीं आए, तो अभी कुछ बोल नहीं सकते। तो अभी आप घर पर पढ़ाई करें, जो भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं वो भी ज्वाइन करें, और आपकी जो भी क्लासेस हमारे यूट्यूब क्लासेस हैं जिसका वो समझ आ रहा है वो ज्वाइन करें। या अभी जैसे भी आपको ट्यूशन नहीं लग पाते तो आप यूट्यूब एक बहुत अच्छा सोर्स है जिससे हम वो चीज़ें गेन कर सकते हैं, जो हम गेन करते भी हैं। अब स्टार्ट करा है हमने, जब से हमें नेट मिलने लगा है, तो आप इसको यूज़ करें और अच्छी चीज़ों में यूज़ करें, और लेक्चर्स देखें अच्छे, और शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़रूर, क्योंकि कई लोग हैं वो देख रहे हैं, देखो आराम से, शेयर भी करो, इम्पोर्टेंट है, बट सब्सक्राइब करो, एक बटन ही तो दबता है, रेड कलर का बटन, और आपकी सहायता से हम ग्रो कर रहे हैं, और उतनी मेहनत से हम काम कर रहे हैं। हर संडे को हम सोचते हैं कुछ नया लिखें और नई चीज़ कुछ इन्वेंट करें कि आपको बता सकें कि हमने कुछ किया है। तो इसलिए हम नए चैप्टर्स, नए अलग अलग चीज़ें, अलग अलग विषय भी लाने की सोचते हैं। तो आप ऐसे ही, जैसे आपके पहले हमारे लेक्चर्स आपको अच्छे लगते रहे, वैसे ही अगर अच्छे लगते रहे तो ये लेक्चर्स और लंबे समय तक चलेंगे, और लंबे साथ बना के रखेंगे, तो आपका साथ रहेगा तो काम बना रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, और आप बिल्कुल तैयारी करें ढंग से, घर पे बैठ के पढ़ें, बहुत आराम से पढ़ें, लेक्चर को आराम से देखें। जब हम न्यूमेरिकल का पोर्शन करते हैं तो उसको आराम से करें। हाँ, न्यूमेरिकल से बात याद आई, न्यूमेरिकल का पोर्शन हम कल डिस्कस करेंगे, इसकी इन दोनों पे करेंगे, और न्यूमेरिकल की क्लास थोड़ी लंबी होती है ताकि आपको हर चीज़ समझ आ सके। तो इसलिए कल का सीन ये होगा कि कल हम लेक्चर्स को, न्यूमेरिकल्स को एक पेज पे या कुछ ऐसा करेंगे कि आपको सारे न्यूमेरिकल दिखते रहे, आपको एक एक करके न्यूमेरिकल दिखेंगे नहीं। तो कई बार क्या होता है, न्यूमेरिकल में कुछ फॉर्म दी होती है और फॉर्म कुछ लिखी जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो एक पेज पे होपफुली ऐसा कर सकें, अगर टीम कर पाएगी तो हम ऐसा करना चाहेंगे। और दूसरी बात ये है कि आपको न्यूमेरिकल खुद ट्राई करके भी देखने, जिससे आपके कॉन्सेप्ट निकले। तो आज के लिए इतना ही, ये लेक्चर पूरा देखें, शेयर करें, अपने कंपटीशन के भाई बहन जो भी हैं, आपके बड़े हैं, फ्रेंड हैं, जो भी हैं, उनको शेयर करवाएं। रीजनिंग की क्लास बराबर में चलती है, मॉर्निंग में और इवनिंग में, दोनों आपके जब भी लेक्चर अपलोड होते हैं वो आप देखे करें। और +2 की क्लास चल रही है, +1 के लेक्चर के 3 चैप्टर हो चुके हैं,
और वो भी जल्दी वापस स्टार्ट कर देंगे। 9th-10th का सिलेबस भी वापस स्टार्ट करेंगे और बीएससी की क्लास भी जल्दी स्टार्ट करेंगे। और ये आपसे वादा है, ये क्लासेज जो बोली हैं और ये इसको हम कंटिन्यू रखेंगे अगर आप साथ बिल्कुल ऐसे ही बनाते रहोगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं जी।